हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, आज से हम श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित एक अन्य उपन्यास पथ के दावेदार की कहानी शुरू करेंगे। श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सुप्रसिद्ध उपन्यास पथ के दावेदार की रचना क्रांतिकारी पृष्ठभूमि में की है। इस उपन्यास का प्रकाशन सर्वप्रथम बांग्ला भाषा में सन 1926 में पथेर दाबी के नाम से किया गया था। इस उपन्यास में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का जयघोष करने वाले महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कार्यशैली की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। इसका एक पात्र सव्यसाची विभिन्न नामों और वेशों में क्रांति का बिगुल फूंकता दिखाई पड़ता है। वह डॉक्टर के नाम से क्रांति का क्रियान्वयन करता है और प्रखरता के साथ अपना परिचय देते हुए स्पष्ट कहता है कि देश में छोटी बड़ी अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो देश के लिए अनेक अच्छे काम करती हैं। पीड़ितों की सेवा, रोगियों के लिए दवा जुटाना, उन्हें सांत्वना देना, बाढ़ पीड़ितों की सहायता, यही तुम्हें मार्ग दिखा देंगी भारती। लेकिन मैं तो क्रांतिकारी हूँ। मुझ में मोह नहीं, दया नहीं, स्नेह नहीं, पाप पुण्य मेरे लिए मिथ्या परिहास है। ये सब अच्छे काम लड़कों के खेल सरीखे हैं। भारत की स्वाधीनता ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, मेरा एकमात्र साधन है। डॉक्टर मध्यमार्गी नीति के बजाय आर या पार और स्वाधीनता या मृत्यु की नीति का अवलंबन करने वाले क्रांतिकारी हैं। उनका स्पष्ट विचार है कि जो यंत्र बिगड़ रहा है, मरम्मत करके उसे अच्छी तरह चालू कर देने का जो कौशल है, शायद उसी का नाम शासन सुधार है। एक दिन के लिए भी मैंने इस धोखेबाजी की इच्छा नहीं की। एक दिन के लिए भी मैंने यह नहीं कहा कि कारागार की चौड़ाई कुछ और बड़ी करके हमें कृतार्थ करो। भारती, मेरी कामना में स्वयं को छलने के लिए अवसर नहीं। हमारी समस्या की सिद्धि के लिए दो ही मार्ग खुले हैं, एक मृत्यु और दूसरा भारत की स्वाधीनता। पथ के दावेदार उपन्यास का समापन भी कुछ उसी प्रकार लगता है जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी का जयघोष करते हुए एकाएक क्रांतिकारी धरातल से शांत, सौम्य, असीम अनंत आकाश में विलीन हो गए। देशानुराग और राष्ट्रीय भावनाओं से परिपूर्ण जब यह उपन्यास पहली बार बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ, तो कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन प्रशासन में हड़कंप सा मच गया था। ब्रिटिश सरकार ने इस उपन्यास को अपने प्रति खुले विद्रोह की संज्ञा देते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस उपन्यास के आधार पर सन 1977 में सब्यसाची नाम से बंगाली में एक लोकप्रिय फिल्म भी बन चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ इस उपन्यास का पहला भाग। अपूर्व के मित्र मजाक करते, तुमने एमएससी पास कर ली, लेकिन तुम्हारे सिर पर इतनी लंबी चोटी का क्या मतलब है? क्या इस चोटी के द्वारा तुम्हारे दिमाग में बिजली की तरंगों का आवागमन होता रहता है? अपूर्व उत्तर देता, एमएससी की किताबों में चोटी के विरुद्ध तो कुछ लिखा नहीं मिलता। फिर बिजली की तरंगों के संचार के इतिहास का तो अभी आरंभ ही नहीं हुआ है। विश्वास ना हो तो एमएससी पढ़ने वालों से पूछकर देख लो। प्रायः अपूर्व के मित्र कह देते, तुम्हारे साथ तर्क करना बिल्कुल बेकार है। अपूर्व हंसकर कहता, यह बात सच है, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आती। अपूर्व सिर पर चोटी रखे कॉलेज में छात्रवृत्ति और मेडल प्राप्त करके परीक्षाएं भी पास करता रहा और घर में एकादशी आदि व्रत और संध्या पूजा आदि नित्य कर्म भी करता रहा। अपूर्व को खेल के मैदानों में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी आदि खेलने में उसे जितना उत्साह था, प्रातःकाल माँ के साथ गंगा स्नान करने में भी उससे कुछ कम नहीं था। उसकी संध्या पूजा देखकर भौजाइयां भी मजाक करती, बबुआ जी, पढ़ाई लिखाई तो समाप्त हुई, अब चिमटा कमंडल लेकर सन्यासी हो जाओ, तुम तो विधवा ब्राह्मणी से भी आगे बढ़े जा रहे हो। अपूर्व हंसकर कहता,
आगे बढ़ जाना आसान नहीं है भाभी। माताजी के पास कोई बेटी नहीं है। उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। अगर बीमार पड़ जाएँगी तो पवित्र भोजन बनाकर तो खिला सकूँगा। रही चिमटा कमंडल की बात, सो वह तो कहीं गया नहीं। अपूर्व माँ के पास जाकर कहता, माँ, यह तुम्हारा अन्याय है। भाई जो चाहे करें, लेकिन भाभियाँ तो मुर्गा नहीं खाती। क्या तुम हमेशा अपने हाथ से ही भोजन बनाकर खाओगी? माँ कहती, 1 जून 1 मुट्ठी चावल उबाल लेने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, और जब हाथ-पाँव काम नहीं करेंगे, तब तक मेरी बहू घर में आ जाएगी। माँ के उत्तर में अपूर्व हंसकर कह उठता, तो फिर एक ब्राह्मण पंडित के घर से बहू मंगवा क्यों नहीं देती? उसे खिलाने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन तुम्हारा कष्ट देखकर सोचता हूँ कि चलो भाइयों के सिर पर भार बनकर रह लूँगा। माँ कहती, ऐसी बात मत कह रे अपूर्व। एक बहू क्या, तू चाहे तो घर भर को बिठाकर खिला सकता है। अपूर्व कहता, कहती क्या हो माँ? तुम सोचती हो कि भारतवर्ष में तुम्हारे पुत्र जैसा और कोई है ही नहीं? यह कहकर वह तेजी से चला जाता। अपूर्व के विवाह के लिए लोग बड़े भाई विनोद को आकर परेशान करते। विनोद ने जाकर माँ से कहा, माँ, कौन सी निष्ठावान जप तप वाली लड़की है? उसके साथ अपने बेटे का ब्याह करके किस्सा खत्म करो, नहीं तो मुझे घर छोड़कर भाग जाना पड़ेगा। बड़ा होने के कारण लोग समझते हैं कि घर का बड़ा बूढ़ा मैं ही हूँ। पुत्र के इन वाक्यों से करुणामयी अधीर हो उठी, लेकिन बिना विचलित हुए मधुर स्वर में बोली, लोग ठीक ही समझते हैं बेटा। उनके बाद तुम ही तो घर के मालिक हो। लेकिन अपूर्व के संबंध में किसी को वचन मत देना। मुझे रूप और धन की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं देख सुनकर तय करूंगी। अच्छी बात है माँ, लेकिन जो कुछ करो दया करके जल्दी कर डालो। यह कहते हुए विनोद रूठकर चला गया। स्नान घाट पर एक अत्यंत सुलक्षणा कन्या पर कई दिनों से करुणामयी की नजर पड़ रही थी। वह अपनी माँ के साथ गंगा स्नान करने आती थी। उन्हीं की जाति की है। गुप्त रूप से वे पता लगा चुकी थी। करुणामयी की इच्छा थी कि अगर तय हो जाए तो आगामी बैसाख में ही विवाह कर डालें। उसी समय अपूर्व ने वहां आकर एक अच्छी नौकरी मिल जाने की माँ को सूचना दी। माँ प्रसन्न होकर बोली, अभी कुछ दिन पहले तो पास हुआ है, इसी बीच तुझे नौकरी किसने दे डाली? अपूर्व हंसकर बोला, जिसे जरूरत थी। यह कहकर उसने सारी घटना विस्तार से बताई कि उसके प्रिंसिपल साहब ने ही उसके लिए यह नौकरी ठीक की है। वो था कंपनी ने बर्मा के रंगून शहर में एक नया कार्यालय खोला है। वह किसी सुशिक्षित और ईमानदार बंगाली युवक को उस कार्यालय का सारा उत्तरदायित्व देकर भेजना चाहती है। रहने के लिए मकान और 400 रुपये माहवार वेतन मिलेगा, और 6 महीने के बाद वेतन में 200 रुपये की वृद्धि कर दी जाएगी। बर्मा का नाम सुनते ही माँ का मुंह सूख गया। वे क्रोधित होते हुए बोली, पागल तो नहीं हो गया? तुझे वहां भेजूंगी। मुझे ऐसे रुपए की जरूरत नहीं है। अपूर्व भयभीत होकर शीघ्रता के साथ बोला, माँ, तुम्हें जरूरत ना सही, मुझे तो है। तुम्हारी आज्ञा से मैं भीख मांगकर भी जिंदगी बिता सकता हूँ, लेकिन याद रखना, जीवन भर ऐसा सुयोग फिर कदापि नहीं मिलेगा। तुम्हारे बेटे के ना जाने से वो था कंपनी का काम रुकेगा नहीं, लेकिन प्रिंसिपल साहब मेरी ओर से वचन दे चुके हैं। उनकी लज्जा की सीमा ना रहेगी। फिर घर की हालत तो तुमसे छिपी नहीं है माँ। माँ ने कहा, लेकिन सुनती हूँ वह मलेच्छों का देश है। अपूर्व ने धीरे से कहा, किसी ने झूठ मूठ कह दिया है। तुम्हारा देश तो मलेच्छों का देश नहीं है। फिर भी जो मनमानी करना चाहते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। करुणामयी समझाते हुए बोली, मैंने तो इसी बैसाख में तेरा विवाह करने का निश्चय किया है। अपूर्व बोला, एकदम निश्चय? अच्छी बात है। 1-2 महीने बाद जब तुम बुलाओगी, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने आ जाऊंगा। करुणामयी बाहर से देखने में पुराने विचारों की अवश्य थी, लेकिन बहुत ही बुद्धिमती थी। कुछ देर मौन रहकर बोली, जब जाना ही है तो अपने भाइयों की सहमति भी ले लेना।
यह कुल गोकुल दीदी के सुप्रसिद्ध बंदोपाध्याय घराने में से है। वंश परंपरा से ही वे लोग अत्यंत आचार परायण कहलाते हैं। बचपन से जो संस्कार उनके मन में जग गए थे, पति पुत्रों ने जहाँ तक उसे लांछित और अपमानित करना था खूब किया, लेकिन अपूर्व के कारण वह सब कुछ सहन करती हुई भी इस घर में रह रही थी। आज पुत्र भी उनकी आंखों से दूर अनजाने देश जा रहा है। इस बात को सोच सोच कर उनके भय की सीमा नहीं रही। बोली, अपूर्व, मैं जितने दिन जीवित रहूं मुझे दुख मत देना बेटे। कहते कहते उनकी आंखों से दो बूंद आंसू टपक पड़े। अपूर्व की आंखें भी गीली हो उठी। बोला, माँ, आज तुम इस लोक में हो, लेकिन एक दिन जब स्वर्गवास की पुकार आएगी, उस दिन तुम्हें अपने अपूर्व को छोड़कर वहां जाना होगा। मेरे जाने के बाद तुम यहाँ बैठकर मेरे लिए आंसू मत बहाती रहना। इतना कहकर वह दूसरी ओर चला गया। उस दिन सांझ के समय करुणामयी अपनी नियमित संध्या पूजा आदि कार्यों में मन नहीं लगा सकी। अपने बड़े बेटे के कमरे के दरवाजे पर चली गई। विनोद कचहरी से लौटकर जलपान करने के बाद क्लब जाने की तैयारी कर रहा था। माँ को देखकर एकदम चौंक पड़ा। करुणामयी ने कहा, एक बात पूछने आई हूँ विनु। विनोद ने कहा, कौन सी बात माँ? यहाँ आने से पहले माँ अपनी आंखों के आंसू अच्छी तरह पोंछ कर आई थी, लेकिन उनका रुंधा गला छिपा न रह सका। सारी घटना और अपूर्व के मासिक वेतन के बारे में बताने के बाद उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा, यही सोच रही हूँ बेटा कि इन रुपयों के लोभ में उसे भेजूं या नहीं। विनोद धीरज खो बैठा, शुष्क स्वर में बोला, माँ, तुम्हारे अपूर्व जैसा लड़का भारतवर्ष में और दूसरा नहीं है। इस बात को हम सभी मानते हैं, लेकिन इस धरती पर रहकर इस बात को माने बिना भी नहीं रह सकते कि पहले 400 रुपए, फिर 6 महीने में 200 रुपए, और वह इस लड़के से बहुत बड़ा है। माँ दुखी होकर बोली, लेकिन सुनती हूँ कि वह तो एकदम मलेच्छों का देश है। विनोद ने कहा, तुम्हारा जानना सुनना ही तो सारे संसार का अंतिम सत्य नहीं हो सकता। पुत्र के अंतिम वाक्य से माँ अत्यंत दुखी होकर बोली, बेटा, जब से समझदार हुई, इसी एक ही बात को सुन सुनकर भी जब मुझे चेत नहीं हुआ, तो इस उम्र में और शिक्षा मत दो। मैं यह जानने नहीं आई कि अपूर्व का मूल्य कितने रुपए है। मैं केवल यह जानने आई थी कि उसे इतनी दूर भेजना उचित होगा या नहीं। विनोद ने दाएं हाथ से माँ के चरण स्पर्श करके कहा, माँ, मैंने तुम्हें दुखी करने के लिए यह नहीं कहा। यह सच है कि पिताजी के साथ ही हम लोगों का मेल बैठता था, और उनसे हम लोगों ने सीखा है कि घर गृहस्थी के लिए रुपया होना कितना आवश्यक है। इस हैट कोट को पहनकर विनू इतना बड़ा साहब नहीं बन गया कि छोटे भाई को खिलाने के डर से उचित अनुचित का विचार न कर सके। लेकिन फिर भी कहता हूँ कि उसे जाने दो। देश में जैसी हवा बह रही है, इससे वह कुछ दिनों के लिए देश छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर काम में लग जाए, तो इसमें उसका भी हित होगा और परिवार की रक्षा भी हो जाएगी। तुम तो जानती हो माँ, उस स्वदेशी आंदोलन के समय कितना छोटा था, फिर भी उसी के प्रताप से पिताजी की नौकरी जाने की नौबत आ गई थी। करुणामयी गंभीरता के साथ बोली, नहीं नहीं, अब अपूर्व वह सब नहीं कर सकता। विनोद बोला, माँ, सभी देशों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जाति ही अलग होती है। अपूर्व उसी जाति का है। देश की मिट्टी ही इसके शरीर का मांस है। देश का जल ही इसकी धमनियों का रक्त है। देश के विषय में इसका विश्वास कभी मत करना माँ, नहीं तो धोखा खाओगी। बल्कि अपने इस मलेच्छ विनु को अपने उस चोटीधारी गीता पढ़े एमएससी पास अपूर्व से अधिक ही अपना समझना। पुत्र की इन बातों पर माँ ने विश्वास तो नहीं किया, लेकिन मन ही मन शंकित हो उठी। देश के पश्चिमी क्षितिज पर जो भयानक मेघ के लक्षण प्रकट हुए हैं, उन्हें वे जानती थी। याद आया कि उस समय तो अपूर्व के पिता जीवित थे, लेकिन अब नहीं है। विनोद ने
माँ के मन की बात जान ली, लेकिन क्लब जाने की जल्दी में बोला, अच्छा माँ, वह कल ही तो जाना ही रहा, सब लोग बैठकर जो निश्चय करेंगे कर लेंगे। कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया। अपने ब्राह्मणत्व की बड़ी सतर्कता से रक्षा करते हुए अपूर्व एक जलयान द्वारा रंगून के घाट पर पहुंच गया। वो था कंपनी के एक दरबान और एक मद्रासी कर्मचारी ने अपने इस नए मैनेजर का स्वागत किया। 30 रुपए महीने का एक कमरा ऑफिस के खर्चे से यथासंभव सजा हुआ तैयार है। यह समाचार देने में उन लोगों ने देर नहीं की। समुद्री यात्रा के झंझटों के बाद वह खूब हाथ पैर फैलाकर सोना चाहता था। ब्राह्मण शांत था। घर में अत्यंत असुविधा होते हुए भी इस भरोसे के आदमी को साथ भेजकर माँ को बहुत कुछ तसल्ली मिल गई थी। केवल ब्राह्मण रसोइया ही नहीं, बल्कि भोजन बनाने के लिए कुछ चावल, दाल, घी, तेल, पिसा हुआ मसाला, यहाँ तक कि आलू, परवल तक वे साथ देना नहीं भूली थी। गाड़ी आ जाने पर मद्रासी कर्मचारी तो चले गए, लेकिन रास्ता दिखाने के लिए दरबान साथ चल दिया। 10 मिनट में ही गाड़ी जब मकान के सामने पहुंचकर रुकी, तो 30 रुपए किराए के मकान को देखकर अपूर्व हतबुद्धि सा खड़ा रह गया। मकान बहुत ही भद्दा है, छत नहीं है, सदर दरवाजा नहीं है, आंगन समझो या जो कुछ, इस आने जाने के रास्ते के अलावा और कहीं तनिक भी स्थान नहीं है। एक संकरी काठ की सीढ़ी रास्ते के छोर से आरंभ होकर सीधी तीसरी मंजिल पर चली गई है। इस पर चढ़ने उतरने में कहीं अचानक पैर फिसल जाए तो पहले पत्थर के बने राजपथ पर, फिर अस्पताल में और फिर तीसरी स्थिति को ना सोचना अच्छा है। नया आदमी है, इसलिए हर कदम बड़ी सावधानी से रखते हुए दरबान के पीछे पीछे चलने लगा। दरबान ने ऊपर चढ़ने के बाद दाईं ओर के 2 मंजिले के एक दरवाजे को खोलकर बताया, साहब, यहीं आपके रहने का कमरा है। दाईं ओर इशारा करके अपूर्व ने पूछा, इसमें कौन रहता है? दरबान बोला, एक चीनी साहब हैं। अपूर्व ने पूछा, ऊपर तिमंजली पर कौन रहता है? दरबान ने कहा, एक काले काले साहब हैं। कमरे में कदम रखते ही अपूर्व का मन बहुत ही खिन्न हो उठा। लकड़ी के तख्ते लगाकर एक दूसरे की बगल में छोटी बड़ी 3 कोठरियां बनी हुई हैं। इस मकान की सारी चीजें लकड़ी की हैं। दीवारें, फर्श, छत और सीढ़ी आदि सभी लकड़ी की हैं। आग की याद आते ही संदेह होता है कि इतना बड़ा और सर्वांग सुंदर लाक्षागृह तो संभव है दुर्योधन भी अपने पांडव भाइयों के लिए न बनवा सका होगा। इसी मकान में इष्ट मित्र, आत्मीय स्वजनों, माँ और भाभियों आदि को छोड़कर रहना पड़ेगा। अपने को संभाल कर थोड़ी देर इधर उधर घूमकर हर चीज को देखकर तसल्ली हुई कि नल में अभी तक पानी है। स्नान और भोजन दोनों ही हो सकते हैं। अपूर्व ने रसोइये से कहा, महाराज, माँ ने तो सभी चीजें साथ भेजी हैं, नहाकर कुछ बना लो, तब तक मैं दरबान के साथ सामान ठीक कर लूं। रसोई में कोयला मौजूद था, लेकिन चूल्हे में कालिख लगी थी। पता नहीं इसमें पहले कौन रहता था और क्या पकाया था। यह सोचकर उसे बड़ी घृणा हुई। महाराज से बोला, एक उठाने वाला दम चूल्हा होता तो बाहर वाले कमरे में बैठकर कुछ दाल चावल बना लिया जाता, लेकिन कौन जाने इस देश में मिलेगा या नहीं। दरबान बोला, पैसे दीजिए, अभी 10 मिनट में ले आता हूँ। वह रुपया लेकर चला गया। तिवारी रसोई बनाने की व्यवस्था करने लगा और अपूर्व कमरा सजाने में लग गया। काठ के आले पर कपड़े सजाकर रख दिए, बिस्तर खोलकर चारपाई पर बिछा दिया। एक नया मेजपोश मेज पर बिछाकर उस पर लिखने का सामान और कुछ पुस्तकें रख दी। उत्तर की ओर खुलने वाली खिड़की के दोनों पल्लों को अच्छी तरह खोलकर उसके दोनों कोनों में कागज ठूंस दिए और सोने वाले कमरे को सजाने के बाद
बिस्तर पर लेटकर चैन की सांस ली। दरबान ने लोहे का चूल्हा ला दिया। उसी समय याद आया, माँ ने सिर की सौगंध देकर पहुँचते ही तार करने को कहा था। इसलिए दरबान को साथ लेकर चटपट बाहर निकल गया। महाराज से कहता गया कि 1 घंटे से पहले ही लौट आऊंगा। आज किसी ईसाई त्योहार के उपलक्ष्य में छुट्टी थी। अपूर्व ने देखा, यह गली देशी विदेशी साहब मेमों का मोहल्ला है। यहाँ के प्रत्येक घर में विलायती उत्सव का कुछ न कुछ चिन्ह अवश्य दिखाई दे रहा है। अपूर्व ने पूछा, दरबान जी, सुना है यहाँ बंगाली भी तो बहुत हैं। वे किस मोहल्ले में रहते हैं? उसने बताया कि यहाँ मोहल्ले जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ जिसकी इच्छा होती है वहीं रहता है, लेकिन अफसर लोग इसी गली को पसंद करते हैं। अपूर्व भी अफसर था। कट्टर हिंदू होते हुए भी किसी धर्म के विरुद्ध भावना नहीं थी। फिर भी स्वयं को ऊपर नीचे, दाएं बाएं, भीतर बाहर, चारों ओर से ईसाई पड़ोसियों को करीब देख अत्यंत घृणा अनुभव करते हुए उसने पूछा, क्या किसी दूसरे स्थान पर घर नहीं मिल सकेगा? दरबान बोला, खोजने से मिल सकता है, लेकिन इतने किराए में ऐसा मकान मिलना कठिन है। अपूर्व जब तार घर पहुंचा तो तार बाबू खाना खाने चले गए थे। 1 घंटा प्रतीक्षा करने के बाद जब आए तो घड़ी देखकर बोले, आज छुट्टी है, 2 बजे ऑफिस बंद हो गया। अपूर्व ऊंची आवाज में बोला, यह अपराध आपका है, मैं 1 घंटे से बैठा हूँ। बाबू बोला, लेकिन मैं तो सिर्फ 10 मिनट हुए यहाँ से गया हूँ। अपूर्व ने उसके साथ झगड़ा किया, झूठा कहा, रिपोर्ट करने की धमकी दी, लेकिन फिर बेकार समझकर चुप हो गया। भूख प्यास और क्रोध से जलता हुआ वह बड़े तार घर पहुंचा। वहां से अपने निर्विघ्न पहुंचने का समाचार जब माँ को भेज दिया तब उसे संतोष हुआ। दरबान ने विनय भरे स्वर में कहा, साहब, हमको भी बहुत दूर जाना है। अपूर्व ने उसे छुट्टी देने में कोई आपत्ति नहीं की। दरबान के चले जाने के बाद घूमते घूमते, गलियों का हिसाब करते करते अंत में मकान के सामने पहुंच गया। उसने देखा, तिवारी महाराज एक मोटी लाठी पटक रहे हैं और न जाने क्या अंट शंट बकते झकते जा रहे हैं। इसके साथ ही एक दूसरे व्यक्ति तिमंजले से हिंदी और अंग्रेजी में इसका उत्तर भी दे रहे हैं और घोड़े के चाबुक से बीच बीच में सट सट का शब्द भी कर रहे हैं। तिवारी से नीचे उतरने को कह रहे हैं और वह उनको ऊपर बुला रहा है। शिष्टाचार के इस आदान प्रदान में जिस भाषा का प्रयोग हो रहा है उसे न कहना ही उचित है। अपूर्व ने सीढ़ी पर से तेजी से ऊपर चढ़कर तिवारी का लाठी वाला हाथ जोर से पकड़कर कहा, क्या पागल हो गया है? इतना कहकर उसे ठेलता हुआ घर के अंदर ले गया। अंदर आकर तिवारी क्रोध, क्षोभ और दुख से रोते हुए बोला, यह देखिए उस हरामजादे ने क्या किया है। उस कांड को देखते ही अपूर्व की थकान, नींद, भूख और प्यास एकदम हवा हो गई। खिचड़ी की हांडी से अभी तक भाप तथा मसाले की भीनी भीनी गंध निकल रही है, लेकिन उसके ऊपर नीचे आसपास चारों ओर पानी फैला हुआ है। दूसरे कमरे में जाकर देखा, उसका साफ सुथरा बिछौना मैले काले पानी से सन गया है। कुर्सी पर पानी, टेबल पर पानी, यहाँ तक कि पुस्तकें भी पानी में भीग गई हैं। अपूर्व ने पूछा, यह सब क्या हुआ? तिवारी ने दुर्घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए बताया कि अपूर्व के जाने के कुछ देर बाद ही साहब घर में आए। आज ईसाइयों का कोई त्योहार है। पहले गाना बजाना और फिर नृत्य आरंभ हुआ और जल्दी ही दोनों के संयोग से यह शास्त्रीय संगीत इतना असह्य हो उठा कि तिवारी को आशंका होने लगी कि लकड़ी की छत साहब का इतना आनंद शायद सहन न कर पाएगी। उसी समय रसोई के पास ऊपर से पानी गिरने लगा। भोजन नष्ट हो जाने के भय से तिवारी ने बाहर जाकर इसका विरोध किया, लेकिन
साहब चाहे काला हो या गोरा, देशी आदमी की ऐसी अभद्रता नहीं सह सकता। वह उत्तेजित हो उठा और देखते ही देखते अंदर जाकर बाल्टी पर बाल्टी पानी ढरकाना आरंभ कर दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह अपूर्व ने अपनी आंखों से देख लिया। अपूर्व बोला, साहब के कमरे में क्या कोई और नहीं है? तिवारी बोला, शायद कोई हो, कोई उस पियक्कड़ साले के साथ दांत किटकिट तो कर रहा था। अपूर्व समझ गया कि किसी ने उसे रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन हम लोगों के दुर्भाग्य को तिल भर भी कम नहीं कर सका। अपूर्व चुप रहा। जो होना था हो चुका था, लेकिन अब शांति थी। अपूर्व ने हंसने की कोशिश करके कहा, तिवारी, ईश्वर की इच्छा न होने पर इसी तरह मुंह का ग्रास निकल जाता है। आओ समझ लें कि हम लोग आज भी जहाज में ही हैं। चिवड़ा मिठाई अब कुछ बची है, रात बीत ही जाएगी। तिवारी ने सिर हिलाकर हुंकारी भरी और उस हांडी की ओर फिर एक बार हसरत भरी नजरों से देखकर चिवड़ा मिठाई लेने के लिए उठ खड़ा हुआ। सौभाग्य से खाने पीने के सामान का संदूक रसोई घर के कोने में रखा था, इसलिए ईसाई का पानी इसे अपवित्र नहीं कर पाया था। फलाहार जुटाते हुए तिवारी ने रसोई घर के अंदर से ही कहा, बाबू, यहाँ तो रहना हो नहीं सकेगा। अपूर्व अन्यमनस्क भाव से बोला, हाँ, लगता तो ऐसा ही है। तिवारी उसके परिवार का पुराना नौकर है। आते समय उसका हाथ पकड़कर माँ ने जो बातें समझाकर बताई थी, उन्हीं को याद कर उद्विग्न स्वर में बोला, नहीं बाबू, इस घर में अब एक दिन भी नहीं। क्रोध में आकर काम अच्छा नहीं हुआ। मैंने साहब को गालियां दी हैं। अपूर्व ने कहा, उसे गालियां न देकर मारना ठीक था। तिवारी में अब क्रोध के स्थान पर सद्बुद्धि पैदा हो रही थी। बोला, हम लोग बंगाली हैं। अपूर्व मौन ही रहा। साहस पाकर तिवारी ने पूछा, ऑफिस के दरबान जी से कहकर कल सवेरे ही क्या इस घर को छोड़ा नहीं जा सकता? मेरा तो विचार है कि छोड़ देना ठीक होगा। अपूर्व ने कहा, अच्छी बात है, देखा जाएगा। दुर्जनों के प्रति उसे कोई शिकायत नहीं है। समय नष्ट ना करके चुपचाप जगह छोड़ देना ही उसने उचित समझ लिया है। बोला, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। तुम भोजन आदि का प्रबंध करो। अभी करता हूँ बाबू। यह कहकर तिवारी कुछ निश्चिंत होकर अपने काम में लग गया। तिवारी की बातों का सूत्र पकड़कर और ऊपर वाले फिरंगी का दुर्व्यवहार याद कर अचानक अपूर्व का समूचा बदन क्रोध से जलने लगा। मन में विचार आया कि हम लोगों ने चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे इसे सहन कर लेना ही अपना कर्तव्य समझ लिया है, इसलिए दूसरों को चोट पहुंचाने का अधिकार स्वयं ही दृढ़ तथा उग्र हो उठा है। यही कारण है कि आज मेरा नौकर भी मुझे तुरंत भागकर आत्महत्या करने का उपदेश देने का साहस कर रहा है। तिवारी बेचारा रसोई घर में फलाहार ठीक कर रहा था। वह जान भी ना सका। उसकी लाठी लेकर अपूर्व बिना आहट किए धीरे धीरे बाहर निकला और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। दूसरी मंजिल पर साहब के बंद द्वार को खटखटाना आरंभ किया। कुछ देर बाद एक भयभीत नारी कंठ ने अंग्रेजी में कहा, कौन है? अपूर्व बोला, मैं नीचे रहता हूँ और उस आदमी को देखना चाहता हूँ। महिला ने पूछा, क्यों? अपूर्व बोला, उसे दिखाना है कि उसने मेरा कितना नुकसान किया है। महिला ने उत्तर दिया, वे सो रहे हैं। अपूर्व ने कठोर स्वर में कहा, जगा दीजिए, यह सोने का समय नहीं है। रात को सोते समय मैं तंग करने नहीं आऊंगा, लेकिन इस समय उसके मुंह से उत्तर सुने बिना नहीं जाऊंगा। लेकिन ना तो द्वार ही खुला और ना ही कोई उत्तर ही आया। 2-1 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद अपूर्व ने फिर चिल्लाकर कहा, मुझे जाना है, उसे बाहर भेजिए। इस बार वह विनम्र और मधुर नारी स्वर द्वार के समीप सुनाई दिया। मैं उनकी लड़की हूँ, पिताजी की ओर से क्षमा मांगती हूँ। उन्होंने जो कुछ किया है सचेत अवस्था में नहीं किया। आप विश्वास रखिए, आपकी जो हानि हुई है
कल हम उसे यथाशक्ति पूरी कर देंगे। लड़की के स्वर से अपूर्व कुछ नरम पड़ गया, लेकिन उसका क्रोध कम नहीं हुआ। बोला, उन्होंने बर्बर मनुष्य की तरह मेरा बहुत नुकसान किया, उससे भी अधिक उत्पात किया है। मैं विदेशी आदमी हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि कल सुबह मुझसे स्वयं मिलकर इस झगड़े को समाप्त कर लेने की कोशिश करेंगे। लड़की ने कहा, अच्छी बात है। फिर कुछ देर चुप रहकर बोली, आपकी तरह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल नए हैं, कल शाम को ही मालपीन से आए हैं। कुछ और न कहकर अपूर्व धीरे धीरे नीचे उतर आया। देखा, तिवारी भोजन की व्यवस्था में ही लगा था। थोड़ा सा खा पीकर अपूर्व सोने के कमरे में आकर भीगे तकिए को ही लगाकर सो गया। प्रवास के लिए घर से बाहर पांव रखने के समय से लेकर अब तक विपत्तियों की सीमा नहीं रही थी। सुख शांति से हीन चिंताग्रस्त मन में एक ही बात बार बार उठ रही थी, उस ईसाई लड़की की बात। वह नहीं जानता कि देखने में वह कैसी है, क्या उम्र है, कैसा स्वभाव है, लेकिन इतना जरूर जान गया कि उसका उच्चारण अंग्रेजों जैसा नहीं है। और जो भी हो, ईसाई के नाते स्वयं को राजा की जाति का समझकर पिता की भांति घमंडी नहीं है। अपने पिता के अन्याय तथा उत्पात के लिए उसने लज्जा अनुभव की है। भयभीत विनम्र स्वर में उसकी क्षमा याचना उसे अपने कर्कश तथा तीव्र अभियोग की तुलना में असंगत सी लगी। उसका स्वभाव उग्र नहीं है, कड़ी बात कहने में उसे हिचक होती है। उसी समय बिहारी का मोटा कंठ स्वर उसके कानों तक पहुंचा। वह कह रहा था, नहीं मेम साहब, यह आप ले जाइए, बाबू भोजन कर चुके, हम लोग यह सब छूते तक नहीं। अपूर्व उठ बैठा और उस ईसाई लड़की के शब्दों को कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। तिवारी बोला, कौन कहता है कि हमने भोजन नहीं किया? यह आप ले जाइए, बाबू सुनेंगे तो नाराज होंगे। अपूर्व ने धीरे धीरे बाहर आकर पूछा, क्या बात है तिवारी? लड़की जल्दी से पीछे हट गई। शाम हो चली थी, लेकिन कहीं भी रोशनी नहीं जली थी। लड़की का रंग अंग्रेजों जैसा सफेद नहीं है, लेकिन खूब साफ है। उम्र 19-20 या कुछ अधिक होगी। कुछ लंबी होने से दुबली जान पड़ती है। ऊपरी होंठ के नीचे सामने के दोनों दांतों को कुछ ऊंचा न समझा जाए तो चेहरे की बनावट अच्छी है। पैरों में चप्पल, शरीर पर भड़कीली सी साड़ी, चाल ढाल कुछ बंगाली और कुछ पारसी जान पड़ती है। एक डाली में कुछ नारंगी, नाशपाती, 2-4 अनार और अंगूर का एक गुच्छा सामने धरती पर रखे हैं। अपूर्व ने पूछा, यह सब क्या है? लड़की ने अंग्रेजी में धीरे से उत्तर दिया, आज हमारा त्योहार है, माँ ने भेजा है। आज तो आपका खाना भी नहीं हुआ। अपूर्व ने कहा, अपनी माँ को हम लोगों की ओर से धन्यवाद देना और कहना कि हमारा खाना हो गया है। लड़की चुप थी। अपूर्व ने पूछा, हमारा खाना नहीं हुआ, आपको यह कैसे पता लगा? लड़की ने लज्जित स्वर में कहा, इसीलिए तो झगड़ा हुआ था। अपूर्व बोला, नहीं, वास्तव में हमारा खाना हो चुका है। लड़की बोली, हो सकता है, लेकिन ये तो बाजार के फल हैं, इनमें कोई दोष नहीं है। अपूर्व समझ गया कि उसे किसी प्रकार शांत करने के लिए दोनों अपरिचित स्त्रियों के उद्वेग की सीमा नहीं है। कुछ देर पहले वह अपने स्वभाव का जो परिचय दे आया है, उससे न जाने क्या होगा। यह सोचकर उसे प्रसन्न करने के लिए ही तो यह भेंट लेकर आई है। इसलिए वह मीठे स्वर में बोला, नहीं, कोई दोष नहीं है। फिर तिवारी से बोला, ले लो, इनमें कोई दोष नहीं है महाराज। तिवारी इससे प्रसन्न नहीं हुआ। बोला, रात में हम लोगों को जरूरत नहीं है और माँ ने मुझे यह सब करने के लिए बार बार मना किया है। मेम साहब, आप इन्हें ले जाइए, हमें इनकी जरूरत नहीं है। माँ ने मना किया है या कर सकती हैं, इसमें असंभव कुछ भी नहीं था। और वर्षों के विश्वसनीय तिवारी को इन सब झंझटों को सौंपकर उसका अभिभावक भी वह नियुक्त कर सकती हैं, यह भी संभव है।
अभी संकुचित, लज्जित और अपरिचित लड़की जो उसे प्रसन्न करने उसके द्वार पर आई है, उसके उपहार की सामान्य वस्तुओं को अस्पृश्य कहकर अपमानित करने को भी वह उचित न मान सका। उसी समय तिवारी ने स्पष्ट कहा, यह हम सब नहीं छुएंगे मेम साहब, इन्हें उठा ले जाइए ताकि मैं इस स्थान को धो डालूं। लड़की कुछ देर चुपचाप खड़ी रही, फिर डाली उठाकर धीमे धीमे चली गई। अपूर्व ने धीमे और रूखे स्वर में कहा, ना खाते, लेकिन लेकर चुपके से फेंक तो सकते थे। तिवारी बोला, नष्ट करने का क्या लाभ होता बाबू? मूर्ख, गंवार कहीं का। इतना कहकर अपूर्व सोने चला गया। बिस्तर पर लेटकर पहले तिवारी के प्रति क्रोध से उसका संपूर्ण शरीर जलने लगा, लेकिन इस विषय में वह जितना ही सोचता था, लगता था कि शायद यह ठीक ही हुआ कि उसने स्पष्ट कहकर लौटा दिया। एकाएक अपूर्व को अपने बड़े मामा की याद आ गई। उस निष्ठावान ब्राह्मण ने एक दिन भोजन करने से मना कर दिया था। करुणामयी ने पति से भाई का मनमुटाव दूर करने के लिए एक चतुराई का सहारा लेना चाहा, लेकिन दरिद्र ब्राह्मण ने हंसकर कहा, नहीं बहन, यह सब नहीं हो सकता। जीजाजी क्रोधी व्यक्ति हैं, इस अपमान को वे सह ना पाएंगे। हो सकता है तुम्हें भी इसमें भागीदार बनना पड़े। मेरे स्वर्गीय गुरुदेव कहा करते थे, मुरारी, सत्य पालन में दुख है, वंचना और प्रताड़ना के मीठे पथ से वह कभी नहीं आता। मैं बिना भोजन किए चला जाऊंगा, यही उचित है बहन। इस घटना के कारण करुणामयी ने अनेक दुख सहे, लेकिन भाई को कभी दोष नहीं दिया। इसी बात को याद कर अपूर्व के मन में बार बार यह बात उठने लगी, उचित ही हुआ, तिवारी ने ठीक ही किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।